नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को इस देश ने दिया बड़ा झटका और दाग दी मिसाइलें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की दस्तक, क्या है पूरा मामला जरूर बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा और हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अखंड भारत चाहते हैं और अखंड भारत में विश्वास करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान को इस देश ने दिया ये बड़ा झटका, दागी मिसाइल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मूल के 18 वर्षीय अली हसन ने पेरिस में चार्ली हेब्दो मैगजीन के ऑफिस के बाहर 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके पिता, जो पाकिस्तान में रहते हैं, का कहना था कि बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। अली हसन के पिता ने इस पर बेटे को शाबाशी देते हुए खुशी जताई थी। पाक और तुर्की ने जब मैक्रों की आलोचना की थी तो भारत के बिना नाम लिए हुए दोनों देशों को फटकार लगाई थी। फ्रांस की तरफ से विदेश सचिव श्रृंगला को भरोसा दिलाया कि भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पाक के तकनीशियों को दूर रखा जाएगा। भारत के विदेश सचिव जब हर्षवर्धन श्रृंगला 29 अक्टूबर को फ्रांस गए थे और यहीं पर फ्रेंच सरकार की तरफ से उन्हें इस अहम फैसले के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस ने कतर को भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को प्लेन पर काम ना करने दिया जाए। फ्रांस को डर है कि पाक के टेक्नीशियंस इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन जेट मिराज से जुड़ी कई अहम और संवेदनशील जानकारियों को लीक कर सकते हैं। पाकिस्तान पर चीन के साथ कई संवेदनशील सुरक्षा जानकारियों को साझा करने के आरोप पहले लग चुके हैं। कतर की वायुसेना फ्रेंच जेट राफेल का प्रयोग करती है। पाकिस्तान और फ्रांस के बीच रिश्ते इस समय बेहद खराब दौर में हैं। फ्रांस ने पहले ही पाकिस्तान के शरण लेने वाले लोगों की कड़ी जांच करने का फैसला कर लिया है। गौरतलब है कि पाक में इन दिनों मैक्रों के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस ने पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाया है। फ्रांस की सरकार ने पाकिस्तान के उस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मिराज फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों को अपग्रेड करने से भी इनकार कर दिया गया है। पिछले दिनों पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का विरोध किया था। इमरान ने इस्लाम पर की गई टिप्पणी के बाद मैक्रों की आलोचना की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की दस्तक, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी चरम पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भले ही सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी संकट चल रहा हो, लेकिन चीन को लेकर उसकी धारणा साफ है। अमेरिका ने हाल ही में चीन की वायु रक्षा क्षेत्र में बम वर्षक विमान भेजकर उसे सावधान किया था। अमेरिका का यह कदम चीन को खुली चेतावनी थी। अमेरिका ने साफ संदेश दिया कि चीन अपनी हरकतों से बाज आए नहीं तो अमेरिका सेना की क्षमता उसके घर के अंदर जाकर मारने की क्षमता रखती है। खास बात यह है कि अमेरिकी विमान ऐसे वक्त चीन की हवाई सीमा में प्रवेश किए जब चीन की एक नौसेना अभ्यास कर रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर है कि एक नए शीत युद्ध को जन्म दे सकता है। आइए हम आपको बताते हैं ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच क्या है फसाद की जड़। ताइवान के ऊपर चीन के प्रभुत्व में कितना है दम। चीन ने हमेशा से ताइवान को अपने एक प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। हालांकि बीजिंग का पक्का विश्वास है कि भविष्य में ताइवान चीनी का हिस्सा बनेगा। उधर ताइवान की एक बड़ी जनसंख्या अपने आप को एक अलग देश के रूप में मानती रही है। चीन और ताइवान के बीच संघर्ष का मूल कारण यही है। वर्ष 2000 में ताइवान की सत्ता चैन बियान के हाथों में आई। चैन ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए। वह ताइवान की स्वतंत्रता के बड़े हिमायती थे। चीन को ताइवान की स्वतंत्रता की बात खटक गई। तब से ताइवान और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण है। हालांकि समय समय पर ताइवान ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फडणवीस बोले, कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा, हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कराची हलवे को लेकर जारी राजनीति के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं। फडणवीस ने यह बयान पीटीआई को दिया जब उनसे मुंबई की घटना के बारे में पूछा गया, जहां शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने मिठाई की दुकान के मालिक से दुकान के नाम से कराची शब्द को हटाने के लिए कहा क्योंकि यह एक पाकिस्तानी शहर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक दिन कराची भारत का हिस्सा होगा, हम अखंड भारत में विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि एक दिन कराची भारत का हिस्सा होगा। गुरुवार को शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने बांद्रा में प्रतिष्ठित कराची स्वीट्स के मालिक को इसका नाम बदलकर कुछ और भारतीय या मराठी करने का आदेश दिया था। हालांकि इस घटना से नाराज शिवसेना के संजय राउत ने स्पष्ट किया यह पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं था। राउत ने कहा कराची स्वीट्स और कराची बेकरी 60 साल से मुंबई में है, उनका
पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है। यह शिवसेना का आधिकारिक रुख नहीं है। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि यह वर्तमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के तहत है। ट्विटर पर सिंह ने कहा, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे के अधीन है और अब इसे एक राज्य बनाने जा रहा है, जिस पर हमारी सरकार ने 2 शब्दों में कहा है कि पीओके से गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। रक्षा मंत्री ने पहले कहा था कि मोदी सरकार अपने विकास कार्यों से जम्मू कश्मीर का चेहरा इतना बदल देगी कि पीओके के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करेंगे। इससे पहले संसद ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनायक को बुलाकर नगरोटा साजिश पर भारत की पाक को खरी खरी चुप नहीं बैठेंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को तलब कर फटकार लगाई। नगरोटा में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने गुरुवार को नाकाम कर दिया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में सभी आतंकी पाकिस्तान की धरती से चलने वाली आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पाए गए। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जमीन से उसके खिलाफ आतंकी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी कोशिश आगे होती है तो भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कर दिया साफ, जवाब देने में नहीं हिचकेंगे। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को बुलाकर हमले की कोशिश का कड़ा विरोध किया। भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने की अपनी नीति से बाज आए और आतंकी संगठनों के ठिकानों को नष्ट करे। भारत ने अपनी पुरानी मांग दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती को भारत के खिलाफ किसी तरह के आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल न होने देने के अपने वादे और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करे। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हर संभव कदम उठाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि तृणमूल को मतदाताओं को डराना धमकाना बंद करना चाहिए, अन्यथा संविधान में इससे निपटने के प्रावधान मौजूद हैं। सुप्रियो ने इस दौरान आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 130 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। अगर तृणमूल के सदस्यों को लगता है कि वे मतदाताओं को डरा धमका सकते हैं और राजनीतिक हिंसा कर सकते हैं तो संविधान में इससे निपटने के प्रावधान मौजूद हैं। सुप्रियो ने दावा किया कि राज्य के लोगों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है। यहाँ चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। सुप्रियो ने कहा कि हम चाहते हैं कि तृणमूल को सत्ता में लाने वाले लोग अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही वर्तमान सरकार को गिराएं। तृणमूल कांग्रेस ने बाबुल सुप्रियो के इस बयान पर पलटवार भी किया है। पार्टी ने कहा कि सुप्रियो ऐसा कहकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संकेत दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर वह राज्य में धारा 356 लगाने का संकेत दे रहे हैं तो वह पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करें, जहां कानून के शासन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की बढ़ सकती है दिक्कत, हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका ने खोला मोर्चा, तिब्बत की स्वायत्तता को दी मान्यता। जी हां दोस्तों, हांगकांग में नागरिक अधिकारों के हनन के मामलों पर अमेरिका सहित 5 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी संसद ने तो इसको लेकर बीजिंग की निंदा वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। साथ ही चेताया है कि अगर चीन ने हांगकांग में लोगों के अधिकारों पर हमले बंद नहीं किए तो उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही 5 देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए चीन से कहा है कि वह हांगकांग के नागरिक अधिकारों को कम ना करे। हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए बनाए गए नए कानूनों पर भी गंभीर चिंता जताई है। इस साझा बयान में अमेरिका के साथ ही कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। इन 5 देशों ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने और सितंबर माह में विधान परिषद के चुनाव स्थगित किए जाने को भी स्वायत्तता, अधिकारों और स्वतंत्रता को कम करना बताया है। अमेरिकी संसद में हांगकांग को लेकर प्रस्ताव पारित करने के दौरान सांसदों ने चीन पर तीखे हमले किए। उन्होंने सलाह दी कि इस संबंध में अमेरिका को अपने सहयोगी देशों से बात करनी चाहिए और चीन की मौलिक अधिकारों को कुचलने की कोशिशों पर लगाम लगानी चाहिए। अमेरिकी संसद ने सर्वसम्मति से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता और 14वें दलाई लामा द्वारा वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए किए जा रहे कार्यों को मान्यता दी है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के इस प्रस्ताव में तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक
व्यावहारिक महत्व को पहचान दिए जाने के साथ ही संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भी उल्लेख किया गया है। अमेरिकी संसद में कहा गया कि तिब्बत के लोगों की इच्छाओं, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ ही उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय पहचान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण को हम प्रस्ताव के माध्यम से समर्थन देते हैं। तिब्बत और पूरे विश्व में 60 लाख से ज्यादा तिब्बती हैं। प्रस्ताव के दौरान सांसद और विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष इलियट एंजल ने कहा कि चीन की सरकार स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र में अमेरिका के राजनयिक अधिकारियों, पत्रकारों और पर्यटकों का जाना नियोजित तरीके से अवरुद्ध कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से आए थे आतंकी, प्रधानमंत्री ने कहा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का था इरादा, सुरक्षा बलों ने कर दिया ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जैश के आतंकियों को ढेर करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की और पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि वह आतंकी भेजकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जवानों ने आतंकियों को ढेर करके नापाक साजिश को नाकामयाब कर दिया है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के जैश से जुड़े 4 आतंकियों की भारत में घुसपैठ और बड़ी मात्रा में गोला बारूद से यह संकेत मिलता है कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन जवानों ने उनके प्रयास को एक बार फिर विफल कर दिया। पीएम मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, हमारे जवानों ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया है, आपकी सतर्कता के लिए धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में नुकसान करने की कोशिश करने वालों को सबक सिखा दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया था कि 26/11 की बरसी पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें स्थिति की समीक्षा की गई। गुरुवार सुबह जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नगरोटा के टोल प्लाजा के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। ये आतंकी ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे। टोल प्लाजा पर जांच के वक्त घबराकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। यह एनकाउंटर 3 घंटे चला और इसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कश्मीर में कराकर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। जवान उसके इन प्रयासों को विफल कर देते हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने फायरिंग की आड़ में आतंकियों को भारत में घुसाना चाहा तो भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बंकर उड़ा दिए। इसके बाद पाक और भी बौखलाया हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। G20 सऊदी अरब ने नोट पर छपे भारत का गलत नक्शा वापस लिया। जी हां दोस्तों, G20 सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत नक्शे को वापस ले लिया है। दरअसल 20 रियाल बैंक के नोट पर भारत का गलत नक्शा छापा गया था, जिसमें अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद नोट को वापस ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न केवल नोट को वापस लिया गया, बल्कि उसकी छपाई को बंद भी कर दिया गया है। सऊदी अरब के सामने रियाद में भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने 28 अक्टूबर को मुद्दा उठाया था। 20 रियाल के नोट में बनाए गए वैश्विक मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। विवादित बैंक नोट में एक तरफ किंग सलमान और G20 सऊदी समिट का लोगो था, तो दूसरी तरफ G20 देशों को वैश्विक मैप था। मैप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा था, हमने सऊदी अधिकारियों के साथ भारतीय सीमाओं के गलत चित्रण का मामला उठाया था। रियाद के साथ ही नई दिल्ली में भी सऊदी के अधिकारियों से बात हुई। हमें सऊदी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने इस मामले में हमारी चिंताओं को नोट किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जो बाइडेन का चीन को कड़ा संदेश, अमेरिका को दोबारा WHO में शामिल करने पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका को एक बार फिर शामिल करने की बात को दोहराया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया है और कहा है वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन नियम के हिसाब से चले। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को किया था अलग। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल अप्रैल में अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का फैसला किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि WHO ने कोरोना वायरस को लेकर विश्व को गुमराह किया और लगातार चीन का पक्ष लिया। इस कारण यह जानलेवा वायरस से दुनिया भर के देशों में फैल गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में छिड़ा गृह युद्ध, कपिल सिब्बल ने अपनी पार्टी पर फिर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह काफी बढ़ गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के कैसा काम कर सकती है, कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर कहां जाएं। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही जता लिया है कि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। साथ ही कहा कि वह नहीं चाहते कि
गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त हो। सिब्बल ने चिट्ठी को लेकर भी अपनी बात रखी। मैंने कोई विवादित टिप्पणी नहीं की है, सभी बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमने अगस्त में लिखी थी, जो कि हमारी तीसरी चिट्ठी थी। इससे पहले गुलाम नबी जी इससे पहले 2 चिट्ठियां लिख चुके थे, लेकिन फिर भी हमसे किसी ने भी बात नहीं की, इसलिए मौका मिलते ही मैंने बात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नगरोटा एनकाउंटर पर बोले पीएम मोदी, सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश। जी हां दोस्तों, नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों के सफाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है। उनकी सतर्कता के कारण जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों पर हमले की नापाक साजिश को हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर और सुरक्षा बलों की बहादुरी को लेकर आज शुक्रवार को 2 ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का सफाया और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों तथा विस्फोटकों की बरामदगी का यह संकेत देती है कि यह तबाही और विनाश के उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। बताया जाता है कि आतंकी 26/11 की बरसी पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। खुफिया सूचना मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल नगरोटा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी थी और हर नाके पर गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान श्रीनगर जम्मू हाईवे पर गुरुवार सुबह 4:20 पर आसपास कश्मीर की तरफ बढ़ रहे एक ट्रक को जवानों ने चेकिंग के लिए रोका, लेकिन चेकिंग के दौरान रोकते ही ट्रक का ड्राइवर उतरकर भाग गया। सुरक्षा बलों ने जब इस ट्रक की चेकिंग की तो उसमें छिपे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों का पीछा किया। सुरक्षा बल की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। 3 घंटे की कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए। गोलीबारी से ट्रक में आग लग गई, उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद भरा हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मालाबार युद्ध अभ्यास। समुद्र में 4 देशों की सेना ने चीन को दिखाया दम, गरजे भारत अमेरिका के लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, 4 देशों के मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण में शुक्रवार को MiG-29K और अमेरिकी नौसेना के F-18 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और सहयोगी देशों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास में साझेदारी पूर्वक हमलों को अंजाम दिया तो सतह पर मौजूद टारगेट को भी भेदा। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय नौसेना भी हिस्सा ले रही है। नाटकीय दृश्यों में MiG-29K को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर लैंड करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही लक्ष्य को अंजाम देने के बाद हाई स्पीड से लौटता एयरक्राफ्ट सफल लैंडिंग को अंजाम देता है। भारतीय नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि MiG-29K और अमेरिकी नौसेना के F-18 के साथ नौसेना के एयरक्राफ्ट P-81 और अमेरिकी नौसेना के AEW एयरक्राफ्ट और E-2C AEW एयरक्राफ्ट और E-2C हॉकाई ने शानदार तालमेल का उदाहरण पेश किया। मालाबार युद्ध अभ्यास के दूसरे चरण के आखिरी दिन ये अभ्यास हुए। गुरुवार को लड़ाकू विमानों ने भारतीय युद्धपोत विक्रमादित्य और उसके समक्ष अमेरिकी युद्धपोत USS निमित्ज से उड़ान भरी। दूसरे चरण का मालाबार युद्ध अभ्यास मंगलवार को उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में शुरू हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानी युद्धपोतों और सबमरीन ने हिस्सा लिया। बता दें कि मालाबार युद्ध अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। 4 देशों के इस सहयोग संगठन के बीच ये पहली बार था कि मालाबार युद्ध अभ्यास में सभी साझेदार देशों ने हिस्सा लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब चीन से नहीं आयात होंगे खराब क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सरकार ने उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए भारत ने 7 प्रोडक्ट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद चीन से आने वाले घटिया क्वालिटी के डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हैंडसेट के आयात पर रोक लग सकेगी। अब सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रमाणित होने पर ही इनका आयात हो सकेगा। अब बिना प्रमाण के गुड्स का इंपोर्ट करना संभव नहीं होगा। सरकार ने WTO को इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट सौंपी। इन कंपनियों को BIS प्रमाण लेने के लिए 3 महीने का वक्त लगेगा।
वक्त मिलेगा। लिस्ट में डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेबकैम, ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, एलईडी डिमर, वायरलेस हेडसेट शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 2012 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के तहत सरकार सिर्फ मानकों पर खरे उतरने वाले गुड्स की आयात की इजाजत देती है। अभी तक इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सुरक्षा मानकों को नहीं पूरा करना होता है। BIS टेस्टिंग करने के बाद इन प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद ही इन प्रोडक्ट्स का आयात भारत में संभव हो पाएगा। भारत में सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगने के बाद घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने तिब्बत की स्वायत्तता को दी मान्यता, कहा चीन को दलाई लामा चुनने का अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तिब्बत की वास्तविक स्वायत्तता और वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए 14वें दलाई लामा के कार्य को मान्यता दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।